अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ वाइज में खुश आमदेद। मैं इफ्तिखार शिराजी और स्टूडियो में मेरे साथ हैं ज़ैद हुसैन साहब। नाज़रीन, नैब के हाथों आशियाना स्कीम स्कैंडल में गिरफ्तार नून लीग के कायद और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब आज प्रोटेक्शन आर्डर जारी होने के बाद कौमी असम्बली के इजलास में शरीक हुए हैं और बड़े गरजते बरसते नज़र आए हैं। कोई 1 घंटा से तवील उन्होंने तकरीर की है। उस तकरीर के अंदर जहाँ उन्होंने ये वजाहत पेश की है कि उन्होंने जो साबिक आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज़ किरानी के जो भाई हैं मेजर रिटायर्ड कामरान कियानी, उनको जो मुबैना तौर पे कहा जा रहा है कि गैर कानूनी ठेका दिया गया था रिंग रोड का, और साथ में ये कि कुछ चीनी और तुर्क कंपनियों को उन्होंने जो मुख्तलिफ ठेके दिए हैं उनको नवाजा कि उस हवाले से उन्होंने अपने इल्ज़ामात जो थे वजाहत पेश किया है। वहीं उन्होंने ये इल्ज़ाम भी लगाया है कि नैब दरअसल वज़ीर इमरान खान साहब के साथ उनके मुबैना एक गठजोड़ हो चुका है, और उसकी वाज़ेह मिसाल ये है कि खान साहब जो माजी में उन पर इल्ज़ामात लगाते रहे उनको एक बार फिर दोहरा रहे हैं। साथ उन्होंने इस बात का भी इंकशाफ किया है कि चेयरमैन नैब ने उनकी गिरफ्तारी का प्लान को 6 और 13 जुलाई के दरमियान ही बना लिया था। तो आज के शो में हम डिस्कस करेंगे कि जो शहबाज शरीफ की ऐवान ज़ेरी में तकरीर है बुनियादी तौर पे, उसमें क्या नैब के ऊपर और बिलखुसूस हुकूमत वक्त के ऊपर बिलअमूम एक सियासी दबाव बढ़ेगा, और क्या हम ये भी आज इसको भी डिबेट करेंगे कि क्या इसके बाद अब नवाज़ लीग एक भरपूर सियासी मुहिम चलाने का भी मौका उन्हें मिल गया और इस काबिल भी हो गई है। प्रोग्राम के दूसरे से में जिक्र होगा शहबाज शरीफ से खिताब के ऊपर हुकूमत की तरफ से रद्दअमल का, और वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने जवाबन नून लीग के ऊपर माजी में एहतसाब के नाम पर इंतकामी कार्रवाई का इल्ज़ाम लगाया है, और माजी में हम देखते हैं कि ऐसा हुआ भी है जिसका एतराफ़ भी किया गया है। जो साबिक वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ साहब उन्होंने तस्लीम किया है कि बिल्कुल माजी में नून लीग से कुछ गलतियाँ हुई हैं, लेकिन ये गलतियाँ PTI को हरगिज़ नहीं दोहरानी चाहिए। साथ में उनकी तरफ से एक सजेशन आई, तजवीज़ आई कि क्यों ना अब अच्छा मौका है कि नैब के कवानीन के अंदर कुछ तब्दीलियाँ की जाएँ, जिसका खैर मकदम किया गया है हुकूमत की तरफ से, और उम्मीद की जा रही है कि पार्लिमानी कमीशन बनेगा, और क्या वाकई ये बनेगा और फिर ये कुछ कर भी पाएगा कि नहीं, ये भी आज हमारी डिस्कशन का हिस्सा होगा। फिर हम जिक्र करेंगे अरकान पार्लियामेंट की दोहरी शहरियत के हवाले से। आज सुप्रीम कोर्ट में केस का फैसला आया है और नून लीग के 2 सेनेटर्स हैं हारून अख्तर साहब और साथ में सादिया अब्बासी साहिबा, इनकी रुकनीत ख़त्म कर दी गई, और कहा यह जा रहा है कि जब ये सेनेट के रुकन बनने जा रहे थे उससे पहले उन्होंने अपनी रुकनीत एक तरह से दोहरी शरीयत के हवाले से दरख्वास्त नहीं थी ख़त्म करने के हवाले से, लिहाजा उनके ख़िलाफ़ केस का फैसला आया है, उनकी रुकनीत ख़त्म कर दी गई है। और साथ में जो गवर्नर पंजाब हैं चौधरी सरवर साहब, इनके बारे में भी वज़ारत दाखिला से रिपोर्ट तलब की गई कि क्या वो जो अवामी ओहदा संभाल है उससे पहले या उस दौरान भी वो दोहरी शरीयत के हामिल थे कि नहीं। और प्रोग्राम के आखिर से मैं जिक्र करेंगे हम कसूर की ज़ैनब कत्ल केस के हवाले से जो फ़ैसला हुआ, उसके बाद मुलज़िम इमरान को आज फांसी दे दी गई, तख्तेदार पर लटका तो दिया गया, लेकिन आज हम डिबेट करेंगे कि क्या इसके बाद जो बच्चों के ख़िलाफ़ जिनसी जराइम का बाब हमेशा के लिए बंद हो गया, ये सूरत हाल अभी भी वैसी है, और इसको ठीक करने के लिए क्या कुछ और करना चाहिए। तो पहले चलते अपनी टॉप स्टोरी की तरफ। पहला मौका है कि एक इलेक्टेड लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को बगैर किसी चार्ज के भोंडे तरीके से और फ्रॉड से गिरफ्तार किया गया। चेयरमैन नैब ने मेरे गिरफ्तारी के ऑर्डर्स 6 जुलाई और 13 जुलाई के दरमियान दे दिए थे। PTI और नैब का चोली दामन का साथ है। इमरान खान साहब जो कि धांधली की पैदावार वजीर आजम हैं, इन्होंने एक दफा कहा था कि शहबाज शरीफ के बच्चों का चीन में तुर्की में इसकी इन्वेस्टमेंट है, और अब नैब वही बात कर रहा है। नैब अंधे को भी कोई सबूत नहीं चाहिए कि ये अनहोली अलायंस बिटवीन PTI और नैब है कि नहीं। जो मुझसे पूछा गया नैब के हुकूमत खाने में, और मुझे इसकी कोई परवाह नहीं कि वहां पर 24 घंटे ताले लगे रहते हैं, वहां पर हवा का गुजर नहीं और वहां पर सूरज की रोशनी नहीं आती, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। उन्होंने कहा कि वी हैव एविडेंस कि आपकी और आपके बच्चों की चाइना में और टर्की में इन्वेस्टमेंट्स हैं और कंपनीज हैं। उनका ये मौक़िफ़ भी यही है कि शहबाज शरीफ आपने जनरल कियानी को खुश करने के लिए कामरान कियानी को आप सपोर्ट कर रहे थे। किस तरह के बेहुदा और भोंडे इल्जामात लगाए नैब ने। मुझे उन्होंने कहा कि ये जो तुर्की की जो कंपनी है, इसमें तुर्की के जो लीडरशिप है उनके ये पार्टनर्स हैं। तुर्की और चीन ये हमारे मोस्ट ट्रस्टेड फ्रेंड्स
उनको आप इस घटिया इल्जाम तराशी में और इस तरह के बेहुदा इल्जाम लगाकर आप क्या अचीव कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए? ये नैब है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो या नेशनल ब्लैकमेलिंग ब्यूरो? प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। ज़ाहिर साहब, एक तो शहबाज शरीफ साहब जहां कौमी असम्बली में कोई 1 घंटा उन्होंने खिताब किया, उसके बाद कुछ 2 घंटे सहाफ़ियों के साथ अलहदा चैम्बर में भी बैठे रहे हैं, वहाँ पर भी बड़ी तवील बातें हुई हैं। अगरचे वो जो एक गठजोड़ की बात सरकार है उसके पीछे वो कहते हैं मेरे पास बड़ी स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। वो एविडेंस ये है कि खान साहब माजी में कहते थे कि आपकी चीन में और तुर्की में इन्वेस्टमेंट है, और जब मुझे अब नैब ने गिरफ़्तार किया है तो मुझसे वही सवाल किए जा रहे हैं जो खान साहब कहते थे। तो मुझे लगता है कि खान साहब इन्हें कुछ कह रहे हैं कि इन हवालों से आप इनसे तहकीकात करें, लेकिन साथ में उन्होंने इस बात का ज़रूर तस्लीम किया है कि जी बिल्कुल माजी में हमसे गलतियाँ हुई हैं, इस कानून को रिफॉर्म इस पर लानी चाहिए थी नैब के कवानीन में, जो हमसे गलती हुई लेकिन अब होनी चाहिए। ये ज़रूर उन्होंने कहा है कि नैब का इदारा बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि करप्शन का मसला पाकिस्तान में है, तो वो ये नहीं चाहते। क्योंकि कुछ साफ़ी ने ये सवाल भी किए कि क्या आप समझते नहीं कभी इदारे को बंद होना चाहिए? आप तो कहते थे कि किसी डिक्टेटर का दिया, उन्होंने कहा नहीं जी इदारा बाकी रहना चाहिए बट इसके अंदर रिफॉर्म्स होनी चाहिए। लेकिन एक और सर जो बार बार सवाल से होता रहा, जो स्पीच भी उन्होंने दी है कि इनके पास जाली मैंडेट है, जाली प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने कहा जी फिर बताएं इनको जाली मैंडेट देने वाले कौन हैं? तो बार बार इशारा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ हो रहा था, लेकिन उस मामले पे शहबाज शरीफ साहब ने एक लफ्ज़ तक नहीं बोला। तो मुझे सर उससे लगता है कि जो राना मशहूद साहब ने बात की उसमें कुछ ना कुछ जान है सर। नहीं, मैं ख्याल उसकी बात तो राना मशहूद साहब की बात ही ना करें, इस किस्म की जो है कोई वो नहीं है। लेकिन ये हकीकत है कि शहबाज शरीफ साहब की तकरीर जो थी वो खासी मुदल्लिल थे, मतलब वहाँ पे जो है कोई कन्फ्रंटेशन की सूरत हाल नज़र नहीं आती है। और जो लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि जब आएंगे तो फिर PMLN जो है वो वहाँ पे हंगामा करेगी पार्लियामेंट के अंदर, वो नहीं हुआ। इससे 2 चीज़ जाहिर होती है। एक तो ये था कि PMLN ने अपना ये किया हुआ है, ये पॉलिसी उनकी अब ये नज़र आती है मुझे, वो ये है कि जो भी स्ट्रगल होगी, जो भी उनकी मुखालफत होगी, जो भी उनकी सियासी हिकमत अमली होगी, वो सब की सब जो है वो पार्लियामेंट के अंदर होगी, पार्लियामेंट के बाहर नहीं होगी। उन्होंने जो है उनकी तकरीर जो थी उससे साफ जाहिर हो रहा था कि उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया, और उनकी जो है ठीक है उन्होंने क्रिटिसाइज हुकूमत को ज़रूर किया है और मेरे ख्याल ये हक पहुंचता है उनको, लेकिन ये कि उस किस्म की कोई बात नहीं की जिससे लगता था कि वो पार्लियामेंट छोड़ के जो है सड़कों पे आएंगे। सही। लेकिन आपके ख्याल में सर इनफैक्ट जिस तरह आज शहबाज शरीफ साहब ने नैब के हवाले से बात की, बिलखुसूस जब उनसे पूछा जा रहा था कि जी बताएं आपकी कोई चाइना में और टर्की में जायदादें हैं, तो उन्होंने कहा जी आप बताएं कि आपके पास क्या सबूत? उन्होंने कहा जी बेनामी होंगी। तो अगरचे सुप्रीम कोर्ट भी इस इदारे की कारकर्दगी के हवाले से बड़े क्वेश्चन मार्क लगा चुका है, माजी में हमने देखा है कि बार बार कहा गया इस इदारे से कि विद डेड हॉर्स है। आज के दिन जो उन्होंने एक चट्टा खट्टा खोल के सब बयान किया है शहबाज शरीफ साहब ने, आपको लगता है कि अब नैब का इदारा कंट्रोवर्शियल हो गया है? अब हो गया, ये कंट्रोवर्शियल शुरू से था। अच्छा, आप मुझे बताइए, जनरल मुशर्रफ साहब ने इस इदारे को बनाया और कहा गया कि करप्शन के खात्मे के लिए करेंगे, हर फौजी हुकूमत ये करती है जब आती है। उसके बाद क्या हुआ? आप जरा उठा के जनरल शाहिद अजीज की किताब पढ़ लें, और या उससे पहले जो भी वो भी नैब के चेयरमैन थे या दूसरे और जो नैब के चेयरमैन रहे उनके आप जो हैं वो पढ़ लें, जो उन्होंने बयानात बाद में दिए कि आपने शुरू किया, तहकीकात शुरू की, लोगों के खिलाफ जो है रेफरेंसेस फाइल किए, और जैसे जैसे आप उनसे हुकूमत में आपके आते रहे, आपकी पार्टी में आते रहे, वो केसेस खत्म होते चले गए। शुजात के मुतालिक कहा गया कि भाई उनके खिलाफ कोई तहकीकात नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद फैसल सालियात, उनके खिलाफ रेफरेंसेस थे, केसेस थे, उनको जब आप शामिल हो गए हुकूमत में, खत्म। आफ्ताब शेरपाव के जो केसेस थे वो खत्म। मसला ये है कि इस पे कौन बेवकूफ़ ये समझेगा कि कोई नैब जो है इदारा जो है खुद मुख्तार तरीके से काम कर रहा है। अब मुझे बताइए, अभी भी बताएं कि ये कौन सी चीज़ है? रेफरेंसेस बहुत लोगों के खिलाफ हैं, वो तो जेल में नहीं गए, सही, उनको तो नहीं रखा आपने। मैंने ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको साल भर रखा गया है, सिर्फ केसेस पे नहीं, मामूली चीज़ों पे तहकीकात करने में, और उसके अलावा इसमें करप्शन के भी बहुत ज़्यादा चीज़ें मौजूद हैं। सही, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे शहबाज शरीफ की तकरीर पे हुकूमती रद्द-ए-अमल का, और बिलखुसूस फिर नवाज लीग का कि जिससे अब एहतसाब के कानून में तब्दीली के लिए कमीशन बड़ी शिद्दत से याद आ रहा है। अगरचे 2012 में यही कोशिश पीपल्स पार्टी ने की थी, बट उस वक्त कांधा नहीं दिया गया था, इस कोशिश को काश दिया जाता तो आज शहबाज शरीफ साहब को इतनी दर्द भरी तकरीर ना करनी पड़ती। छोटा सा ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं।
नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पहली बार हुकूमत में शामिल हुए। ये जो PMLN है, बुनियादी तौर के ऊपर जनरल ज़ियाउल हक की कोख से जन्म लिया इस सियासी जमात ने। लीडर ऑफ अपोजिशन विक्टिमाइजेशन का गिला कर रहे थे। मैं थोड़ा सा याद कराना चाहता हूँ कि उस वक्त की वजीर आजम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को जब एक अदालत में और जिस तरीके से एक ही दिन के ऊपर एक दिन पिंडी तारीख रखी जाती थी, राजा परवेज अशरफ साहब और सारे ये जानते हैं किस तरीके से उस वक्त सलूक हुआ। परवेज मलिक साहब बैठे हैं, PMLN के MNA हैं। इनके बड़े भाई मलक कयूम साहब जज थे लाहौर हाई कोर्ट के। कभी पाकिस्तान की तारीख में यह नहीं हुआ कि उस वक्त के वजीर आला और आज के लीडर ऑफ अपोजिशन फोन करते हैं जज को और कहते हैं कि 3 साल की कैद तो बड़ी थोड़ी है जज साहब, 7 साल तक करो। ये अपोजिशन की विक्टिमाइजेशन की हिस्ट्री है, ये लीडर ऑफ अपोजिशन की विक्टिमाइजेशन की हिस्ट्री है जो हमें बता रहे हैं एहतसाब क्या होता है। ये हमें बता रहे हैं विक्टिमाइजेशन क्या होती है। ये कहना कि 50 लोग भी जेल में चले जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप गिन के बताएं कि वो 50 लोग हैं कौन। और मुझे समझ नहीं आती, जब भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बात की है कि हमने 50 चोर जो हैं उनको पकड़ना है और हम चोरों और डाकुओं को जो है वो नहीं छोड़ेंगे, तो अपोजिशन क्यों परेशान हो जाती है। वेलकम बैक। ज़ाहिर साहब, अगर देखा जाए तो अब हुकूमत का रिस्पांस भी कुछ ज़्यादा मतलब एक अच्छा मुझे तो माकूल लगा है, उसमें कोई झोल नहीं था। और जो फवाद चौधरी साहब ने तकरीर की है उसमें भी जो उन्होंने पॉइंट रेज़ किए हैं वो काफ़ी वैलिड हैं सर। एक तो ये कि माजी में नून लीग की बहरहाल ये गलतियाँ रही हैं कि उन्होंने एक इदारे को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया। बाद में नवाज शरीफ साहब ने भी और आज फ्लोर ऑफ द हाउस ख्वाजा आसिफ साहब ने भी तस्लीम किया कि हाँ हमसे ये गलतियाँ हुई हैं कि हमने उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ उस इदारे को इस्तेमाल किया। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप चाहते हैं केसेस हमारे दौर के नहीं हैं, आपके अपने दौर में उससे पहले के हैं, चेयरमैन नैब हमने नहीं लगाया, खुर्शीद शाह साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने लगाया या खाकान अब्बासी साहब ने लगाया, तो आप हम पे इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं। और थर्डली, अगर आप चाहते हैं कि इस कानून के अंदर कहीं खामियां हैं और इदारे का यूज़ पॉलिटिकल भी हो सकता है, तो हम उन खामियों को दूर करने के लिए आएँ, पार्लियामान में बैठें और हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। तो मेरे ख्याल में ये तो काफ़ी हद तक मौकूल बातें हैं सर। और साथ उन्होंने एक और नुक्ता भी उठाया, उन्होंने कहा जी आप बड़ी बातें कर रहे हैं तो हम चाह रहे हैं कि अजहर खान केस के ऊपर भी अमल दरामद हो जाए, उस मामले भी आप कोऑपरेट करें, जो मुल्ज़मान उनको सज़ाएँ मिलनी चाहिए तो बताएं, फिर आप तैयार हैं उस पर। देखिए, बात यह है कि ठीक है, मैंने आज जो हाउस जिस तरह चल रहा था अच्छा चला जी बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि ये पार्लियामेंट्री रवायत अच्छी डली है। स्पीकर का रवैया बहुत अच्छा रहा, जैसे अभी हम बात कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब की भी। एक और बात है कि जो आज ये फवाद चौधरी, अब थोड़ा सा वक्त गुजर चुका है, अब हम माजी को इतना गुजारें कि 80 की बातें करें तो थोड़ा सा हर एक का पास्ट है। अगर ये मतलब ये है कि आवाज निकाला जाए तो फिर तो बातें बहुत आ सकती है ना, फवाद साहब पे भी आ सकती है। छोड़ें इसको, सब क्या सियासतदान जो जितने भी हैं उन्होंने कभी उधर रहे हैं कभी उधर रहे हैं, लेकिन आज जो है कम से कम इस चीज़ों को आगे बढ़ना चाहिए। अब आगे बढ़ने की सिर्फ बात कर रहे हैं। जब मीडिया इंटरेक्शन हुआ शहबाज शरीफ का तो सहाफ़ी ने ये सवाल भी किया कि मिसाक़ जमहूरियत की बात करें। उन्होंने कहा जी मैं तो इस वक्त गिरफ्तार हूँ, अगर ये मैं बात करूँगा तो तासुर ये जाएगा कि मैं तो हार गया हूँ, मैं तो लेट गया हूँ। ये एक बात वो नहीं कर सकते उन्होंने कहा है। तो आपको लगता है कि PTI को चाहिए कि मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल कॉन्सेंसस, माशी सूरत हाल बड़ी अबतर है, इसमें एक सियासी अफवाम व तफहीम की जो कोशिश है वो अपोजिशन की तरफ से शुरू होनी चाहिए या फिर हुकूमत से शुरू? हुकूमत की तरफ से होनी चाहिए। देखिए, ये ज़रूरी है। इस वक्त आपसे बात ये हो रही है कि इस मुल्क के अंदर जो आपको चैलेंजेस का सामना है, देखिए जो सूरत हाल, माशी सूरत हाल है वो मामूली नहीं है, ये बहुत बड़ा क्राइसिस है। और उसमें ये कि इसके साथ साथ जो है आपको बहुत सारे चैलेंजेस एक्सटर्नल भी हैं, डोमेस्टिक भी है। इस मुल्क के अंदर बहुत कुछ है, दहशतगर्दी बहुत बड़ा एक मसला बन के आ रहा है, एक लिहाज से ये इंतहा पसंदी एक मसला है। आपके एक्सटर्नल जो है सूरत हाल बहुत अच्छी नहीं है, आपके ताल्लुकात मुल्कों से ख़राब हो रही है। तो कोई ये समझता है, एक पोलिटिकल पार्टी ये समझती है कि वो अकेले वो ये तमाम चीज़ों से निबट सकती है, तो गलत फहमी है। मेरे ख्याल ये है कि सबसे ज़्यादा जो इसकी जिम्मेदारी है PTI की हुकूमत को आती है कि जब क्योंकि उसका एक
उसका लेकिन आपको लगता है कि सर पीटीएस मूड में है कि वो ऐसे कोई इनिशिएटिव लेगी? मुझे नहीं लगता है। मुझे जो है इमरान खान साहब की भी जो यानी एक आवाज़ जो आती है बार बार जो है कंटेनर पर सवार हो जाते हैं। देखिए हुकूमत में जब होते हैं तो उसका रवैया मुख्तलिफ होना चाहिए। आप जब अपोजिशन में होते हैं तो आपका रवैया मुख्तलिफ होता है, ठीक है, आप इख्तलाफ करते हैं क्योंकि आपका काम होता है, आप जो है तनकीद करते हैं। लेकिन हुकूमत जब होती है तो आपका ज़्यादा काम, आपका ही अपने इंटरेस्ट में बात आती है कि आप जो क्राइसिस है उसको डिफ्यूज़ करें, आप टेंशन को डिफ्यूज़ करें, आप कन्फ्रंटेशन नहीं करते हैं, ख़ासतौर पर इन सूरत हाल में जहाँ ज़रूरत है। ठीक है, अख्तलाफ है तो अख्तलाफ होना चाहिए, लेकिन वही बात आती है कि अगर एक इस वक्त मुल्क जिससे कम अज़ कम मुझे लगता है कि एक चार्टर होना चाहिए। चार्टर क्या चीज़ होती है? कोई गाली नहीं होती है। चार्टर डेमोक्रेसी की बात आती है तो उसमें ये होती है कि चंद उसूल तय किए जाएँ कि किस तरह से पार्लियामेंट को मुस्तहकम बनाया जाए, किस तरह से इस पूरे सिस्टम को वो बनाया जाए और किस तरह से जो है ताकि एक अपोजिशन का भी जो है वो भी बरकरार रहे। रोल अपोजिशन के बगैर रोल वो हुकूमत नहीं चल सकती। लेकिन तो सर जो आज खुर्शीद शाह साहब की तकरीर थी मुझे तो समझ नहीं आई। वो खुर्शीद शाह साहब के जब चेयरमैन नैब का तकर्रुर हो रहा था, ये वो शख्सियत हैं कि इन्होंने इमरान खान साहब की तरफ से तजवीज़ करदा जो नाम था उसके ऊपर एतराज़ किया कि वो मेरिट पे पूरा नहीं उतरता। फिर जावेद इकबाल साहब के बारे में कहा कि ही इज़ द बेस्ट चॉइस, इनका माजी बड़ा अच्छा है, तो मुल्क में करप्शन का मसला है तो इस बंदे को यहाँ पे होना चाहिए। आज वो भी एतराज़ कर रहे थे कि चेयरमैन नैब जो है वो गैर जानबदार नहीं है बल्कि विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं। देखिए उनका एतराज़ बनता है सर आज के। देखिए बात सुने, अगर ये इसका मतलब ये नहीं हो कि अगर आपने किसी शख्स को अपॉइंट किया है तो उसके मुतालिक जो है आप फिर बात नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं होती। आपकी जो भी है, जब आप पे जो सूरत हाल जो पॉलिसी होती है उसके मुतालिक बात होनी चाहिए। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं नैब की जो तरीक़ेकार है, अगर फ़र्ज़ किए जावेद इकबाल साहब मतलब वाकई जो है फेयर है पूरा उनका तरीक़ेकार, तो उनको भी ये महसूस होना चाहिए कि यकतरफ़ा अगर नज़र आती है चीज़ें तो उनके ऊपर भी बात आती है। वो सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, सीनियर जज रह चुके हैं, उनको अंदाज़ा तो होना चाहिए कि ये क्या तरीका है कि आप जब तहकीकात कर रहे हैं तो पकड़ के लोगों को बंद करते हैं, हथकड़ियाँ लेके आते हैं, तो किसकी जिम्मेदारी आती है? सही। अगर फर्ज सिर्फ ये कि ठीक है गलती हो गई, एक अपॉइंट हो तो इस पर तो नहीं कह सकते भाई हमने अपॉइंट किया इसलिए जो भी जब मर्जी है वो करते नहीं, ऐसे नहीं होती है। जो हथकड़ी लगा के लेके आए हैं ये जो प्रोफेसर्स को, उसकी जिम्मेदारी इनको लेनी चाहिए। सही। जो है लोगों को जेल में जो बंद करते हैं और साल 6 महीने 8 महीने बगैर रेफरेंसेस के, तो उसकी भी जवाबदेही इनके पास जवाबदेही होनी चाहिए। और उम्मीद हम करते हैं कि जो अब कहा जा रहा है पार्लियामान के अंदर के कमीशन बनेगा जो नैब कवानीन के अंदर जो खामियां हैं, जो गलतियां हैं, जो सुकम है, उनको दूर किया जाएगा ताकि मुस्तकबिल में सियासतदानों को ये गिला करना पड़े कि ये इदारा सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ब्रेक और ब्रेक के बाद दोहरी शरीयत अरकान पार्लियामेंट की आज फैसला है और नून लीग के 2 सेनेटर्स अपनी मेंबरशिप खो बैठे हैं। कितना सीरियस मामला है और इसको कैसे आगे जाके एड्रेस किया जाएगा, एक छोटी सी ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। शो में एक बार फिर खुश आमदेद। ज़ाहिर साहब दोहरी शरीयत का मामला काफ़ी अर्से से पिछले दौर अदवार में भी देखा कि इफ्तिखार चौधरी जब चीफ जस्टिस थे तो उस वक्त भी कुछ केसेस आए थे, तो उस वक्त भी लोगों ने अपनी दोहरी शरीयत के बुनियाद पे अपनी रुकनीत खोई थी। आज के दिन भी एक फ़ैसला आया और नून लीग के 2 सेनेटर्स हैं सर हारून अख्तर साहब और साथ में सादिया अब्बासी साहब जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब की हमशीरा हैं, उनकी आज उन्होंने कहा है कि जब आप दोहरी शरीयत के हामिल थे लिहाजा आप रुकन पार्लियामान नहीं बन सकते थे, ख़त्म हुई कलदम हो गई। लेकिन सर सवाल मेरा ये है, दुनिया में कहीं होता है कि आप दोहरी शरीयत के हामिल लोगों को पार्लियामान का हिस्सा बनाएं और उसके बाद बड़े अहम ओहदों पे फायज करें? माजी में मैंने देखा है, मेरे ख्याल में मोइन कुरैशी और शौकत अजीज़ भी शायद कोई दोहरी शरीयत के हामिल लोग इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं सर। इसी तरह कुछ और लोगों को जो मुख्तलिफ फाइनेंशियल इदारों के सरबराह रहे हैं, कई केसेस ऐसे हैं बट कुछ सामने आ जाते हैं कुछ नहीं आते। लेकिन सियासी जमातों की क्या जिम्मेदारी बनती है सर? नहीं, ये गलत है। ना ही शौकत अजीज़ की बाहर की शहरियत थी और ना ही मोइन कुरैशी की नहीं थी। दोनों पाकिस्तानी शहरी थे। दोनों पाकिस्तानी शहरी थे। उनके पास ठीक है वो अमेरिका में वो रहते थे, लेकिन वो मोइन कुरैशी तकरीबन 30 साल तक उस वक्त तो सर ये सवाल नहीं उठाना, अगर चेक करते तो मुमकिन नहीं है। मुझे पता अच्छा, है, सही मुझे पता है। बट ये सियासी जमातों की जिम्मेदारी बनती नहीं सर कि जब वो टिकट जारी करे तो किसी को तो कम से कम देखना चाहिए। कानून है तो उस पर अमल दरामद होनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये होता ही है कि इसमें जो
मुझे समझ रहा हूँ 2 केसेस में उन्होंने दरख्वास्त ज़रूर दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है कि आपने बाद में दिए, तो उसमें यानी जब नॉमिनेशन पेपर फाइल कर रहे थे उस वक्त नहीं थी। ये एक टेक्निकल सा मामला है। वो टेक्निकल ये है कि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि अगर जीत गए तो हम फिर उसको रिनाउंस कर देंगे, या जो हार गए तो फिर जारी रखेंगे। ये चीज़ तो होती है, लेकिन वही है कि देखें, ये सही है कि जब आप पार्लियामेंट के मेंबर बनते हैं या पब्लिक ऑफिस, कोई इलेक्टेड पब्लिक ऑफिस आपके पास होता है, तो फिर आप दोहरी शरीयत नहीं रख सकते। दुनिया में सारे मुल्कों में यही है, अफगानिस्तान तक में यह कानून मौजूद है, जहाँ पे सारे वहाँ पे सफ़ीर तो हैं, वो ज़्यादातर उनकी शरीयत कहीं और की होती है। लेकिन ये कि हम ये तो होना चाहिए, ठीक है आप दूसरी पोस्टों में ला सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि उसमें गलत बात नहीं होती है कि आप जो है दूसरी चीज़ों पे लेके आए, या आपके किसी अच्छा एक आदमी जो है वो आपके काम का है, तो अगर उसके पास दूसरी शरीयत मौजूद है, पाकिस्तान की भी है, तो आप उसको भले लगाएं। लेकिन इसमें जब सियासी या पब्लिक ऑफिस जब होल्ड करते हैं तो उसमें फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी बन के आता है, क्योंकि आप जब किसी मुल्क की दूसरी भी शरीयत लेते हैं तो आप एक ओथ भी लेते हैं उसके साथ। ओथ जैसे फर्ज किए कि अमेरिकन सिटीजन आप बनते हैं, तो उसके बाद वहाँ पे ये होता है कि हम उसकी वफादारी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो आप जब फिर अगर फर्स्ट की यानी वजीर बनते हैं या पार्लियामेंट के मेंबर बनते हैं, तो फिर तो एक कॉन्फ्लिक्ट तो बन के आएगा कभी ना कभी। अगर अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात दोनों तरफ से, मेरा ख्याल ये कि अमेरिका के लिए भी तशवीश की बात हो सकती है कि आप जो है एक अमेरिका के शहरी भी हैं और आप जो हैं वो दूसरी तरफ वो भी कर रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन सर यहाँ पे भी आपको लगता नहीं कि जो 62-63 है 2 दफ़ात आइन की, क्योंकि यहाँ पे भी तो एक हकीकत इसको मख्फी रखा गया, बल्कि झूठ बोला गया एक तरह से, तो आपको लगता है कि 62(1)(f) भी यहाँ पे एक्टिव होना चाहिए और इनके लिए वो सज़ा होनी चाहिए ताहयात नाहल, इसके बारे कभी भी रुकने पार्लियामान नहीं बन सकते? इसमें जो बात मुझे नजर आ रही है उसमें झूठ बोलने की बात नहीं आती है। जब वो ये कहेंगे कि हमने प्रोसेस बड़ा लेट रिनाउंस कर दिया है, तो देखिए उन पर पूरा टेक्निकल एक सवाल उठा है कि जो है आपने उस वक्त जब भर रहे थे तो आपकी सर्टिफिकेट नहीं था कि आपने छोड़ दिए। ये टेक्निकल सवाल है। सही। उनका कहना ये है कि हमने दरख्वास्त दे दी थी, उसके बाद जो है ये हो चुका है। तो इसमें यानी ये नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल ही झूठ बोला था। असल मामला आता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो उठाई है बात, वो उसको टेक्निकल ग्राउंड्स पे बात की है। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई ऐसी बात आती है। बाज़ लोग ऐसे सही है कि जब आपने झूठ बोला और आपके पास रखी हुई है कोई, तो फिर तो वो दूसरी चीज़ बन के आती है। आप जैसे सरवर साहब की बात आई कि सरवर साहब पे भी तहक़ीक़ात की बात है, लेकिन जो उस वक्त ये पहली दफ़ा जब गवर्नर बने थे 2013 में, जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में, तो उस वक्त ही उनके पास आई थी कि उन्होंने अपनी सिटीजनशिप छोड़ दी है। हालांकि पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर भी रह चुके हैं। तो इसमें लेकिन सर ये आपके ख्याल में सिर्फ पार्लियामान तक इस मामले को महदूद रखना चाहिए, या पाकिस्तान के बहुत सारे और दीगर अहम हसास ओहदे भी हैं जिनके ऊपर लोग बैठे हुए हैं, उनके ऊपर भी सवाल उठता है कि क्या उनकी शरीयत दोहरी तो नहीं है, तो क्या उस मामले को भी खंगालना चाहिए, उनको भी ढूंढना चाहिए, देखना चाहिए? देखिए वो तो ऑलरेडी होता है ना। जी बिल्कुल, पिछले अरसे में कुछ लोगों ने अपने एफिडेविट जमा करवाई है। बिल्कुल नहीं, अगर फर्ज की जैसे आप सेंसिटिव इदारों की बात करते हैं तो उसमें तो बहुत बड़ी तहक़ीक़ात हो चुकी होती है ना। उसमें तो इस बात की गुंजाइश नहीं होती है कि आप कोई गलत बयानी करके आप किसी जगह पे नौकरी कर लें, वो नहीं होता है। वो तो फिर और उनका अपना एक अलग मैकेनिज्म होता है। लेकिन एक बात है कि अगर आपको दूसरी पोस्टों में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, इसलिए कि दुनिया भर में होता है कि चाइना में बहुत बड़ी तादाद जो कि अमेरिका में आबाद थी, अमेरिका थे, लेकिन जब चाइना के तो वहाँ वापस भी आए, उन्होंने हो सकता है कि अपनी शरीयत नहीं छोड़ी होगी, लेकिन उनके साथ उनको इस्तेमाल भी किया गया है। और सही बात भी यही है कि अगर आपके पास कोई और है, फ़र्ज़ कीजिए किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में या जो है किसी स्टेट ओन जो आपके इदारे हैं, अगर उसमें लगाया जाता है तो उसमें हर नहीं, उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आता है। आप पॉलिसी मेकिंग नहीं करते हैं, आपका ताल्लुक जो है मुल्क को जो है कि उसमें पॉलिसी बनाने में शरीक नहीं होते हैं। उसमें आपको एक मखसूस इदारे के काम करते हैं जिसमें आपकी सलाहियत आप पूरी इस्तेमाल करते हैं। तो एक जो हमारे यहाँ एक अजीब सा हो जाता है, ओ जी वो फलाना जगह काम कर रहा है, फलाने इदारे का चेयरमैन है, वो उसकी ये है। लेकिन ज़रा देखें कि आपके पास पाकिस्तानी बहुत ऐसी तादाद है जो कि बाहर रहती है, चली गई है क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ मिली है, तालीम हासिल की है। अगर वो आके अपने मुल्क में खिदमत करना चाहते हैं तो क्या हर्ज है उसमें? सिर्फ पॉलिसी मेकिंग, कानून आपको मना भी नहीं करता, सिर्फ पॉलिसी मेकिंग में या पब्लिक ऑफिस के हवाले से जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। जैसे फर्ज कीजिए आप वजीर खारजा लगे हुए हैं और आप कहेंगे मेरी वहाँ भी शहरियत है,
तो फिर तो सवाल उठेगा ना कि आप किसकी वो करेंगे। अगर कुछ तो सफीर भी सर हमने ऐसे लगाए, कुछ दोहरी शरीयत के हामिल लोग हैं, सफीर को नहीं लगा सकते। वो कनाडा में तो मेरे ख्याल में सर बैठा हुआ हमारे सफीर, मैं ख्याल वहाँ के शहरी भी हैं, अजीम तारिक साहब हैं। लेकिन गलत हुआ है क्योंकि कैनेडियन शहरी भी हैं, पाकिस्तान के सफीर भी वहाँ पे हैं सर, और पिछली गवर्नमेंट ने लगाए गए थे, आने वाली गवर्नमेंट में भी पूछा नहीं। अगर हुआ है तो गलत हुआ इस वजह से कि जो है दूसरा मुल्क जहाँ पे आप जा रहे होते हैं आपको एग्रीमेंट वो नहीं देता है, एक्सेप्ट नहीं करता। फर्ज कीजिए इनके मुतालिक आई पता है इनका ये जो आप हमारे अमेरिका में सफ़ीर हैं, तो एक वक्त में वहाँ पे उनसे पूछा गया था कि आपकी क्या यहाँ की दोहरी शहरियत है। अली जाकिर सिद्दीकी की बात कर रहे हैं हाँ, अमेरिका में जब इनकी जो वो होते हैं ना स्क्रूटनाइज करते हैं ना आपका एग्रीमेंट आता है, तो उसमें जो है उन्होंने खुद भी इनसे पूछा था क्या है आपकी, क्योंकि उनके लिए भी ये गलत बात होगी कि एक अमेरिकन सिटीजन अमेरिका में एम्बेसडर होगा तो फिर तो एक दूसरी बात आएगी। लेकिन माजी में हमने ये भी देखा कि सर शुजात अजीम साहब को हवाबाजी का मुशीर लगाया गया, प्राइम मिनिस्टर का नवाज शरीफ ने लगाया था, वो भी दोहरी शहरियत के हामिल थे और सुप्रीम कोर्ट को उनको हटाना पड़ा था सर। जुल्फी बुखारी साहब के ऊपर भी सर यही है, वो भी अब मुशीर बन के बैठे हैं प्राइम मिनिस्टर के, उनके ऊपर भी यही सबसे बड़ा इल्जाम है कि दोहरी शहरियत के हामिल हैं, खुद भी सवाल उठाते रहते हैं। पब्लिक कॉन्फ्रेंस होल्ड कर रहे हैं सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उसमें अगर इस किस्म की चीज होती है, मुशीर अगर आप यानी उसको और फेडरल मिनिस्टर के लेवल के आप वैसे मुशीर बना सकते हैं जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें आपको डायरेक्ट पॉलिसी आपके मशवरे दे सकते हैं, लेकिन ये जहाँ पे आप पॉलिसी को पे इफेक्टिव आपका एक रोल होता है तो उसमें फिर उनका दर्जा वफाकी वजीर का है सर, तो मेरे ख्याल में वो पॉलिसी पे इफेक्ट होंगे। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद ज़ैनब कत्ल केस का जिक्र करेंगे। इस किरदार का जो मरकजी मुलज़म था बिलाखिर उसको तख्तेदार पर लटका दिया गया, लेकिन क्या यही काफ़ी है या इससे आगे बढ़ के कुछ करना होगा ताकि बच्चों के खिलाफ जो जिनसी जराइम है उनका खात्मा किया जा सके। छोटी सी ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। जो भी बनाना जुर्म फिर करेगा उसका ही असर होगा। प्रोग्राम में वापसी खुश आमदेद। ज़ैद साहब, ज़ैनब कत्ल केस कसूर का आज जो मुजरिम थे इमरान को अगरचे फांसी दे दी गई, दरख्वास्त ये थी उनके लवाहिकीन की जो ज़ैनब हैं कि इनको सरेआम फांसी दी जाए, वो दरख्वास्त तो मुस्तरद थी बट उनको तख्तेदार पर लटका दिया गया। सर मेरा सवाल ये है कि ये वो केस था कि जिसको वहाँ के लोगों ने और उसके बाद मीडिया ने इस भरपूर अंदाज में उठाया कि फिर रियासत मजबूर हो गई कि इस मामले को मेरिट पर इन्वेस्टिगेट करे, फिर मुलज़म को पकड़ा भी गया, फिर स्पीडी ट्रायल भी हुआ। लेकिन आपको लगता है कि अगर हर मामले में तो मीडिया इतना एग्रेसिवली काम नहीं करता, बहुत सारे केसेस बिखरे पड़े हैं, बहुत सारे ज़ैनब और भी हैं जिनके केसेस पड़े हैं बट कुछ नहीं हो रहा सर। देखिए ये बात मुतमईन हो जाना चाहिए आज के दिन कि हाँ जी काम हो गया। देखिए वो सही ये बात ये कि एक तो जो बहुत इस पर तो मुख्तलिफ राय हो सकती हैं कि फांसी की सज़ा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, वो अलग मसला था। लेकिन जो इसका जो किरदार था और आपके पास कानून अभी मौजूद है तो मेरे ख्याल ये सही है कि उसको फांसी दी गई है। लेकिन एक और बात भी आती है कि सिर्फ फांसी देने से एक फ़र्द को वो पूरा जो असल में एक सोशल एक जो इल है, ये एक सारा एक बहुत बड़ा मसला है, हमारे मुल्क में नहीं और जगहों पे भी होता है। तो उसके लिए बहुत कुछ और सोसाइटी को आपको वो करना पड़ता है, आपको वो जिसको कहते हैं सोच बढ़ानी पड़ती है। देखें जब ज़ैनब के बाद जो है आपको जो है कई और केसेस भी सामने आए हैं बच्चियों के साथ, सबसे ज़्यादा वनरेबल होते हैं इस किस्म के लोग यहाँ सोसाइटी में मौजूद होते हैं। दो लोगों को फांसी लगाने से ये मामला ख़त्म नहीं होता है, इसके लिए बहुत कुछ और करना पड़ेगा, अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए। क्योंकि ज़ैनब के वाक़े के बाद ये थोड़ी बहुत आई थी कि लोगों में इशारात भी आए थे। फिर उसी चीज़ को कायम रखना चाहिए कि बच्चियों को तालीम में भी बताया जाता है कि क्या किस तरह से अपनी कैसे बच सकते हैं, हिफाजत की जाए। ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। देखें अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आप हमारे यहाँ तो हर चीज़ जो है टैबू बन जाती है कि हम जो है ये चीज़ नहीं बच्चों को पढ़ाएं, ये नहीं करें। मसला ये कि जब हम उसको अवेयरनेस नहीं देंगे तो वो आसानी के साथ इस किस्म के लोगों का निशाना बनते हैं। और पिछले दिनों आपको याद होगा कि पेशतहारात भी चलने शुरू हुए थे कि जो है आप बच्चों के मुतालिक कि आपको अगर कोई अजनबी ले आने की कोशिश करे या जो गलत तरीके से आपको मतलब यानी हाथ लगाए या ये करे, ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। आप ये अवेयरनेस पैदा करें सोसाइटी के अंदर तो जाके मामला कुछ कम हो सकता है। उसके बावजूद भी जराइम जो होते हैं, लेकिन हम जो है इस चीज़ को तरफ तवज्जो नहीं देते। हम खाली के फलाने को जो है अगर फांसी लगा दी जाए
और सरेआम फांसी लगा दिया जाए तो फिर वो मामला खत्म। ये नहीं होता है इस तरह से। सही, इसमें तो कोई शक नहीं सर कि बच्चों को भी अवेयर करना चाहिए, उनके वालिदैन को भी सेंसिटाइज करना चाहिए, लेकिन साथ में सर जो रियासती इदारे हैं, अगर पुलिस इस तरह के चंद मामलात को सीरियस से टेकअप करे तो आपको लगता नहीं है कि लोग फिर डिफेंसिव एंड पे चले जाएंगे, फिर जराइम नहीं होंगे? ऐसे तो मेरा ख्याल में उस इदारे का भी तो रोल है ना सर, साथ में अदालतें जहाँ पे साल केस चलते रहते, फैसला कोई नहीं होता। अदालतों को मजबूत करना चाहिए, ठीक है, अपना लीगल सिस्टम को, ये बात सही है आपकी कि और लोग इसी जो है जिसको इमरान को जो फांसी दी गई है, उसने उससे पहले 5-6 और ऐसे केस किए थे, वारदात की थी, और उसको पुलिस ने कभी तहकीकात नहीं कर सकी। हमारे यहाँ है मसला कि जब ये बहुत शोर हुआ, ज़ैनब का बहुत हाई प्रोफाइल था, मीडिया में आया, तो फिर आप हरकत में भी आए। लेकिन सवाल वही पैदा होता है कि यही इमरान पहले ये 5-6 वारदात 7 बच्चियों को सर 7 बच्चियां और उसके बाद जो है पुलिस ने कभी भी उसके ऊपर काम नहीं किया। तो ये बहुत बड़े हमारा मसाइल है। सिर्फ 2 लोगों को फांसी लगाने से मामला खत्म नहीं हो जाएगा। ये हमारा अपना लीगल सिस्टम को मजबूत करना चाहिए। पुलिस वालों को कम से कम एक कम्युनिटी का भी होना चाहिए कि उनका भी अमल दखल होना चाहिए। कितने ऐसे केसेस हैं इसी किस्म के नौइयत के, शोर होता है तो बहुत ज्यादा जो है उस पर हरकत में आते हैं। आप मुझे बताइए, कसूर में एक वाकयात हुए थे पोर्नोग्राफी का, बच्चों के साथ वाकयात हुए थे, उसके मुतालिक कोई पूछे जरा कि केसेस में कहाँ गए? सिर्फ 1 या 2 केसेस से मामले खत्म नहीं होते हैं। सही। तो मेरे ख्याल में कुछ रियासत को भी अपनी रिस्पांसिबिलिटी अदा करनी चाहिए कि सोसाइटी को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। हमारे तालीमी इदारों में जो है इस किस्म की लोगों को तरबियत बताया जाए, बच्चों का माँ बाप अपने बच्चों का अवेयरनेस दें इस चीज़ें के बारे में, तो जाके इनके जुराइम के कम हो सकते हैं। और असल में मसला और भी आता है, लोग भूल जाते हैं कि आपके जो इस किस्म के वाक़यात होते हैं उसमें फैमिली के क्लोज लोग शामिल होते हैं। ये है फिर हम जो उसको बंद कर देते हैं, मालूम हो जाता है लोगों को, शिकायत भी आके बच्चे करते हैं, लेकिन वही एक इज्जत के नाम पे हम हर चीज़ जो है वो उसको पीछे की तरफ कर देते हैं। तो ये चीज़ें खत्म होनी चाहिए। लिंक के हवाले से ये बात है सर कि बहुत सारे बच्चों ने जब वालिदैन से जाकर शिकायत की तो बजाय उसके खिलाफ कोई एक्शन लेने के, वालिदैन ने अपने बच्चों से कहा कि खामोश रहो, और ब्लैकमेल भी होते रहे। बाद में कहा कि उनसे मंथली वो पैसे लिया करते थे, कहते थे कि अगर आप नहीं देते पैसे तो उनके वीडियोस जारी कर देंगे सोशल मीडिया पे। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा वालिदैन को भी बोल्ड स्टेप लेना चाहिए कि अगर ज्यादती हो गई है। मैं कह रहा हूं एज ए होल सोसाइटी का भी फरीजा बन के आता है ना, सही, कि आप जो है हर चीज को जो है अपनी इज्जत, क्या इज्जत आपकी जो है वो बच्चियां जिनकी जो है वो जिंदगी खत्म हो जाती है, बच्चे जो है आपकी जिंदगी उस पर हो जाती है, और आप इज्जत के नाम पे जो है मत रहो, खामोश रहो, ये मत करो, उसके नतीजे में इस किस्म के लोगों को और ज्यादा वो मिलती है, शय मिलते हैं, करेज होते हैं। यकीनी तौर पर जहां रियासत का अपना किरदार है कि वो ऐसे जराइम को रोके, वहाँ पे हर शहरी का भी फ़र्ज़ बनता है कि इस तरह के जराइम के ख़िलाफ़ उठ खड़े हों और उनका रास्ता रोकें। आज का शो यहीं ख़त्म करते हैं, कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।